फैमिली इज रिजेंबलिंग दैट ब्रिक। जब कई सारी फैमिली अरेंज होती है, सिर्फ 4 घर छोड़ किसी दूसरे बच्चे को बोल रहे हो, कजन, बहुत दूर का कोई। दैट टेंजिंग फादर इज शोइंग द म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इट इज अबाउट द कोऑपरेशन। इंडियन लैंग्वेज बोलते वक्त भी बॉन्ड ब्रिक कैसे एम्फसाइज करती है, ये आपको एक्सप्लेन में कम्युनिटीज की डेफिनेशन अपने आप में बहुत वेरी करती है। Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor and I'm your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to start the 9th chapter for class 6 social science, that is family and community, and this is basically the first chapter of your theme D, governance and democracy. इससे पहले बेटा हमने first, 4th and 5th chapter को already cover कर लिया है in one shot. If you have missed them, link is given in the description. बाद में जाके आराम से देख लेना. And if you want notes, you can join my Telegram channel. I'll share all these PPTs there, so you will be done with your notes also. ठीक है, लिंक इज अगेन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर. बेटे चैप्टर्स नेम इज फैमिली एंड कम्युनिटी. बहुत ही सिंपल सा नाम है, बहुत जनरलाइज सा टॉपिक है ना. एंड नो डाउट दिस चैप्टर इज ऑल्सो सिंपल. बट जहां पर चैप्टर सिंपल होता है, फिर वहां क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं. बिकॉज द क्वेश्चन दैट यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन, उनका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है. यू हैव टू राइट डाउन आंसर विद योर ओन थॉट्स. तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है कि आंसर लिखना कैसे है, कितना लंबा आंसर लिखना है ना. But don't worry, here I am going to explain this chapter in full detail with lots of practice questions also, so that you can comprehend everything in one go. ठीक है? Now let's get started. And yes, before we start, what are you supposed to do? Subscribe the channel, and if you feel this video is worth watching, like and share it among your friends. Clear? चलो. Now let's get started. This chapter is starting with a beautiful thought by Tiruvullar. इन्होंने क्या बताया? बेटा ये बोल रहे हैं, love and dharma are the flower and fruit of the family. तो इन्होंने जो फैमिली में लव होता है, धर्मा होता है, उसको फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट से कंपेयर किया है. ठीक है, अब इस कोट को समझने के लिए पहले फ्लावर एंड फ्रूट का रोल समझते हैं. प्लांट में क्या होता है बेटा? व्हेनेवर फ्लावर्स आर देयर इन द प्लांट, व्हाट हैपेंस? इट लुक्स ब्यूटिफुल, इट गिव द फ्रेगनेंस, है ना. द सेम थिंग हैपेंस व्हेन लव इज देयर इन द फैमिली. बेटा जब लव होता है फैमिली में, देन इट स्प्रेड द हैप्पीनेस इन इट्स सराउंडिंग. गॉट इट? सो दैट्स व्हाई इट इज रिजेंबलिंग द फ्लावर. एंड व्हाट अबाउट द फ्रूट? अब पहले तो यहाँ धर्मा, ये धर्मा वर्ड है, कौन से धर्मा की बात हो रही है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, द हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन, सिख, हम इसकी बात नहीं कर रहे. यहाँ पे बेटा धर्मा का मतलब है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. गॉट इट? सो धर्मा, दैट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज रिजेंबलिंग द फ्रूट. व्हाट फ्रूट इज डूइंग इन द प्लांट? फ्रूट से क्या मिलती है? स्ट्रेंथ मिलती है. फ्रूट गिव्स द नरिशमेंट. The same thing happens when dharma is followed in the family. जब हर कोई अपने रोल, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से निभाता है, then what happens? It gives the strength to the family. Understood? So that's why love and dharma are the flower and fruits of the family life. Am I clear? चलो, moving ahead, and now let's find out the big questions, the big mysteries we are going to unfold here in this chapter. The first one, why is family unit important? And the second question is, what is community and what is its role? So basically we are going to talk all about the family and the community here as the chapter's name. Clear? Now let's start with the family itself. बेटा फैमिली बहुत सिंपल वर्ड. वी ऑल आर स्टेइंग इन द फैमिली, सो वी नो अबाउट इट. लेकिन अगर फैमिली को डिफाइन करने के लिए अगर कोई बोले तो डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली? फैमिली इज द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशिएंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी. फैमिली क्या है बेटा? किसी भी सोसाइटी की एक फंडामेंटल यूनिट है. क्या मतलब इस बात का? इसको समझने के लिए लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ वॉल एंड द ब्रिक. बेटा वॉल किससे बनती है? ब्रिक से बनती है ना. सबसे एक सिंगल यूनिट ब्रिक, उसको वो क्या है? वो फंडामेंटल यूनिट है उस पूरे वॉल की. जब कई सारी ब्रिक को मिला के स्टैक किया जाता है इन अ प्रॉपर वे, देन यू गेट द वॉल. और जब कई सारी वॉल एक प्रॉपर तरीके से अरेंज होती हैं, तो आपको क्या मिलता है? घर. द सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो. फैमिली इज रिजेंबलिंग दैट ब्रिक. जब कई सारी फैमिली अरेंज होती हैं एक जगह पर, तो आपको क्या मिलती है? कम्युनिटी. और कई सारी कम्युनिटी जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तब आपको क्या मिलती है बेटा? सोसाइटी. दैट्स व्हाई फैमिली इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी. अंडरस्टूड? नाउ व्हाई इट इज मोस्ट एंशिएंट? बिकॉज जब से हमें सोसाइटी के बारे में पता है, हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में जब भी सोसाइटी के बारे में पहली बार पता पड़ा, वो सोसाइटी किससे बनी थी? वो फैमिली से ही बनी थी. ठीक है? दैट्स व्हाई फैमिली इज द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशिएंट यूनिट ऑफ सोसाइटी. एनी प्रॉब्लम? नाउ how many types of families are there? पता है, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना. 2 types of joint family and the nuclear family. joint family और nuclear family में बेसिक डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स का. जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर एक साथ रहते हैं. न्यूक्लियर फैमिली में 4 या 3 मेंबर एक साथ रहते हैं यूजुअली, है ना.
उसके अलावा और क्या डिफरेंस है बेटा, जॉइंट फैमिली में कई बार बहुत सारी जनरेशन साथ में रहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टेइंग विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रैंड पेरेंट्स आपकी फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद उनके बच्चे यानी आपके पेरेंट्स सेकंड जनरेशन, यू आर द थर्ड जनरेशन। अगर मान लो परदादा या परदादी भी होंगे तो फिर तो 4 जनरेशन साथ में रह रहे हैं, है ना। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो रहा है, योर पेरेंट्स 1 जनरेशन एंड यू सेकंड जनरेशन, सिर्फ 2 जनरेशन साथ में रहते हैं, है ना। ये बेसिक डिफरेंस है जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में। डिफरेंस फटाफट पढ़ लेते हैं। A joint family has several generations living together. Grandparents, parents, uncle, aunts, brothers, sister and cousins. So many. बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, है ना। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर फैमिली में यूजुअली कपल और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा कंसेप्ट बदल रहा है, तो आज का सिंगल पेरेंट और बच्चे भी हो सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट। ठीक है, देखो, a nuclear family is limited to couple and their children and sometime one parent and children also. तो आजकल 1 पेरेंट और चिल्ड्रन भी न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट है। एनी प्रॉब्लम? अंडरस्टूड? नाउ वन लेट्स एक्सप्लोर फॉर यू, यू हैव टू एक्सप्लोर इट। व्हाट टाइप ऑफ फैमिलीज डू यू सी इन योर नेबरहुड? लिस्ट द टाइप विद द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स फॉर ईच टाइप। बेटा आपके घर के आसपास आपको किस टाइप की फैमिली ज्यादा दिख रही है, न्यूक्लियर या फिर जॉइंट, ये आपको खुद सर्वे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप आर मोर फ्रिक्वेंट एंड व्हाई डू यू थिंक सो? आपका जो सर्वे था उसके अकॉर्डिंग कौन सा ज्यादा फ्रिक्वेंट है, न्यूक्लियर या फिर जॉइंट? अब अगर आप अर्बन सिटीज में रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा मिलेंगी आपके घर के आसपास, है ना। अब आपको रीजन देना है व्हाई इट इज सो, व्हाई न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट इज मोर इन द अर्बन सिटीज। ठीक है, ऐसे मान के चलो क्वेश्चन। नाउ व्हाई इट इज सो? बेटा अर्बन सिटीज में कोई भी क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ऑफ द बेटर स्टडीज, है ना, दीज आर द रीजन। लेकिन जब भी कोई अर्बन सिटीज में रहता है ना तो वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी महंगाई बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में जो घर होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो अब घर छोटा है तो वहां पे जॉइंट फैमिली कैसे रहेगी, है ना। सो दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट इज मोर इन द अर्बन सिटीज। करेक्ट। नाउ सेकेंड थिंग, जब न्यूक्लियर फैमिली रहना स्टार्ट करती है तो उसके बाद क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती हैं, है ना। दे फील द फ्रीडम। अगर सब लोग साथ में मिलकर रहेंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर एल्डर, टुवर्ड्स द यंगर, है ना। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं होता, सो दैट्स व्हाई दे फील द फ्रीडम एंड दे प्रेफर देन टू स्टे इन द न्यूक्लियर फैमिली ओनली। करेक्ट। सो दीज आर द बेसिक रीजन फॉर द न्यूक्लियर फैमिली। आंसर कैसे लिखेंगे, देखो, नाउअडेज न्यूक्लियर फैमिलीज आर मोर फ्रीक्वेंट बिकॉज फर्स्ट, people often move to big cities for better job opportunities and studies, है ना। Then due to high cost of living and confined places, छोटी छोटी जगह हो जाती हैं, they live as a nuclear family. Clear? Now when they live as a nuclear family, people living in nuclear family feel more independence and easy management of expenses. बेटा अगर कम लोग रहेंगे साथ में तो ऑब्वियसली एक्सपेंस भी उनका मैनेज इजीली हो जाएगा, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन व्हाई पीपल प्रेफर टू स्टे इन द न्यूक्लियर फैमिली स्पेशली इन द बिग सिटीज। एम आई क्लियर? चलो, नाउ मूविंग हेड एंड नाउ लेट्स गो फॉर द डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप इन द फैमिली। बेटा फैमिली में हम कई सारे हमारे रिश्ते होते हैं, है ना, उनको हम अलग अलग नामों से बोलते हैं। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हमारे पास इतने सारे नाम हैं। अगर आप पापा के बड़े भाई को बोलोगे तो आप ताऊ जी बोलते हैं, छोटे भाई को चाचा जी बोलते हैं, मम्मा के भाई को मामा बोलते हैं, है ना। अगर पापा की सिस्टर है तो बुआ बोलेंगे, और अगर मम्मी की सिस्टर है तो मौसी बोलेंगे। सो कितने सारे नाम हो गए। लेकिन यहीं पे अगर हम इंग्लिश में इनको बोलें तो क्या बोलेंगे? सारे के सारे जितने मेल हैं आपके पापा के रिलेशन में या मामा के रिलेशन में, उनको क्या बोलते हैं? अंकल। मम्मा के रिलेशन वालों में मैटरनल आ जाता है, लेकिन मैटरनल अंकल तो इतना लंबा वर्ड कोई नहीं बोलता, अंकल ही बोलते हैं, है ना। एंड द सेम थिंग विद द फीमेल्स ऑल्सो, सभी को क्या बोलते हैं? आंट, आंटी। यस। सो इंग्लिश में बहुत कन्फाइंड वर्ड हैं, जबकि हमारी लैंग्वेज में हमारे पास इतने सारे वर्ड हैं डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, देखो, इन इंग्लिश देयर आर ओनली फ्यू टर्म्स टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप। इंडियन लैंग्वेज हैव मेनी मोर टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में देखो, देयर इज बुआ, ताई, चाची, मौसी, आंट, फॉर आंट, है ना। सिर्फ आंट वर्ड के लिए हमारे पास कितने सारे वर्ड हैं। ये तो हिंदी है, अगर यहाँ पे हम दूसरी रीजनल लैंग्वेज लेके आ जाएं, गुजराती, मलयालम, है ना, तमिल, तो फिर तो कितने सारे और 10 और वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पर सिर्फ आंट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ, देखो, चिट्टी, चाची को क्या बोलते हैं? चिट्टी। किसमें? मलयालम में। गॉट इट? सो आंट जिसको चाची बोल रहे हैं उसको चिट्टी भी बोल सकते हैं हम। वन मोर वर्ड। क्लियर? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? इन आवर
इंडियन लैंग्वेज वी हैव मल्टीपल वर्ड्स टू डिस्क्राइब ऑल दीज रिलेशनशिप। और इसी के बेस पे बेटा यहाँ पे एक टेबल बना रखा है मैंने, देखो यहाँ पर। वैसे आपको सारे रिलेशन पहले से पता होंगे, फटाफट से एक बार ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन है आगे। तो देखो, फादर्स के पेरेंट को क्या बोलते हैं? दादा दादी बोलते हैं, है ना। मदर्स के पेरेंट को नाना नानी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। अब नाना नानी के लिए मेटरनल ग्रैंड फादर और मेटरनल ग्रैंड मदर आता है, लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ मेटरनल कोई नहीं बोलता, सीधे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर ही बोला जाता है, ठीक है। मूविंग अहेड, अगर फादर के बड़े भाई और उनकी वाइफ, है ना, बिग ब्रदर एंड वाइफ, तो हमारे लिए क्या होगा? वो ताऊ जी ताई जी, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में अंकल आंट। और देखो, फादर्स बिग ब्रदर, नॉट बिग, स्मॉल, फादर्स स्मॉल ब्रदर एंड वाइफ, उनको क्या बोलते हैं हम? चाचा चाची, लेकिन फिर इंग्लिश में क्या है? अंकल आंट, है ना। अगर मदर का भाई यानी मम्मी का भाई और उनकी वाइफ है तो उनको क्या बोलेंगे? मामा मामी। यहाँ पर क्या बोलते हैं? मेटरनल अंकल एंड आंट। फिर से अंकल एंड आंट पे ही अटके हम। यहाँ पर फादर की अगर सिस्टर है और उनके हस्बैंड है तो क्या हो जाएंगे वो हिंदी में? बुआ एंड फूफा। यहाँ पर फिर से अंकल एंड आंट ओनली, ठीक है। अगर मदर के सिस्टर और हस्बैंड है तो मौसी एंड मौसा, यहाँ पर मेटरनल अंकल एंड आंट। सो व्हाट वी कैन सी, बेटा यहाँ पर हमारे पास कितने सारे रिलेशन हैं अलग अलग एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। और जिस हिसाब से रिलेशन होता है बेटा उस हिसाब से बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सबके लिए अंकल आंट एक बिल्कुल जनरलाइज सा वर्ड है, पता नहीं कितने दूर का किसी रिश्तेदार के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ऐसा लगता है पड़ोसी को बुला रहे हैं। इनफैक्ट पड़ोसी को भी तो ऐसे बुलाते हैं, अगर पड़ोस में किसी को बुलाना है तो उनको क्या बोलते हैं? अंकल आंटी, यही तो बोलते हैं। सो ये जो है वो पड़ोसी कैसे ही हो जाते हैं फिर, अगर हम अंकल आंट से उनको रेफर करेंगे। गॉट इट। सो यहाँ पर जो इंग्लिश वाले टर्म है वो हमें वो बॉन्ड की फीलिंग करवाते ही नहीं है जैसे हमारे हिंदी के टर्म करवाते हैं, इजंट इट। और देखो, फादर्स ब्रदर्स और सिस्टर्स किड्स और मदर्स ब्रदर और सिस्टर किड्स, यानी आपके मम्मी के जितने भी भाई बहन हैं या फिर आपके पापा के जितने भी भाई बहन हैं उनके बच्चे, वो सारे आपके इंग्लिश में क्या होते हैं? कजन। इंग्लिश में बोलोगे तो बोलेंगे हमारे कजन है, ऐसा लगता है 4 घर छोड़े किसी दूसरे बच्चे को बोल रहे हो, कजन, बहुत दूर का कोई। लेकिन अगर आप हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है ना। वो द सेम वर्ड दैट वी यूज फॉर आवर ओन सिबलिंग। गॉट इट। सो दिस शोज द बॉन्डिंग। क्लियर। और बेटा इस टेबल के बेस पे एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हाउ डू इंडियन लैंग्वेज एम्फसाइज द डीप बॉन्ड्स। बेटा इंडियन लैंग्वेज बोलते वक्त भी बॉन्ड पे कैसे एम्फसाइज करती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द टर्म कजन। यहाँ पे ऑलरेडी एक टर्म दिया हुआ है कजन, उसके बेस पे आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन एग्जाम में अगर कजन पहले से नहीं दिया होगा तो आप किसी भी वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते हो, आंट से कर लो, अंकल से कर लो, कैसे भी, ठीक है। अब देखो कजन, अभी मैंने क्या बताया, जब हम कजन वर्ड बोलते हैं तो किसके लिए बोल रहे हैं? आपके जितने भी अंकल आंट हैं, जितने भी फैमिली में, उन सभी के बच्चे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, अब वो बड़े हैं छोटे हैं चाहे कोई भी हो, सब क्या है? आपके कजन, है ना। तो कोई बॉन्डिंग नहीं है, बिल्कुल जनरलाइज टर्म है, ये क्या है? हमारे कजन है, बस कजन है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे तो बेटा अगर बड़े भाई होंगे तो उनको आप भैया, कई बार हिंदी लैंग्वेज में दादा भी बोलते हैं, है ना, भैया दादा। अगर बड़ी दीदी होंगी तो आप ताई बोलते हो, मराठी में ताई बोलते हैं, है ना, ताई। और दिस दीदी, अगर छोटी बहन होगी तो बोलेंगे हमारी छोटी बहन है, भाई है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? वी आर रेफरिंग देम एज आवर ओन सिबलिंग। जैसे हम अपने सिबलिंग भाई बहन को बोलते हैं, सेम वैसे उनको भी रेफर कर रहे हैं। तो जब हम वैसे रेफर करते हैं तो वैसे ही फिर रिस्पेक्ट भी करते हैं, है ना। देयर इज अ बॉन्डिंग। सो दैट्स व्हाई इंडियन लैंग्वेज एम्फसाइज इन द डीप बॉन्ड्स, ठीक है। आंसर कैसे लिखोगे? देखो, इन इंग्लिश वर्ड लाइक कजन इज यूज्ड टू रेफर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ वंस अंकल एंड आंट। जितने भी अंकल आंटी के बच्चे जितने आपके फैमिली में, सारे क्या है? कजन। सो दिस टर्म मेक्स द बॉन्ड मोर जनरल। कोई बॉन्डिंग नहीं है, बस एक जनरल सा वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। बट इन इंडियन लैंग्वेज द टर्म यूज्ड आर सेम एज फॉर द सिबलिंग्स लाइक भैया, दादा, दीदी, ताई, अक्का। ये सारे वर्ड हम यूज करते हैं जो कि अपने सिबलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ दे आर ट्रीटेड एज ब्रदर एंड सिस्टर्स ओनली, नॉट एज सम डिस्टेंट रिलेटिव्स। अंडरस्टूड? So that's why it emphasizes on the deep bonds. Am I clear? Understood the difference between the Hindi and the English language? चलो, इसके बेस पे again there is one more. Let's explore for you. क्या करना है यहाँ पर? Make a list of all the members of your family you can think of, including your few distant relatives. List their terms in your mother tongue or regional language and try to find out the equivalent English word. बेटा ये टेबल मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिखा दी, पहले बनाई थी ना, अभी वही टेबल आपको बनानी है। उसी टेबल में से जो जो आपके रिलेशन में है आप सिर्फ उनको रखो, बाकी सबको हटा दो, ठीक है। नाउ
what you have to notice here, important thing, notice how quite often a single word in your mother tongue or regional language require several words in English to give a precise definition. बेटा सपोज आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में बोला चाचा, है ना, अब चाचा वर्ड के लिए इंग्लिश में अगर आप अंकल लिख दोगे तो अंकल तो कोई भी हो सकता है ना, ताऊजी भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं, यस, फूफा भी हो सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ चाचा लिखा है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा चाचा इज माय फादर्स यंगर ब्रदर, तो कितने सारे इंग्लिश के वर्ड आ गए, है ना। तो यहां पर हिंदी के रिलेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड चाहिए होते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, now moving ahead and now let's talk about the roles and responsibilities within the family। बेटा फैमिली किससे बनती है? फैमिली मेंबर्स से बनती है, और जब बहुत सारे मेंबर साथ में रहते हैं तो हर मेंबर के कुछ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए, तभी फैमिली स्मूथली रन कर सकती है, ठीक है। देखो समझते हैं इस बात को। लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस आर द रूट्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द फैमिली मेंबर्स। क्या मतलब इस लाइन का? बेटा जो 4 वर्ड लिखे हैं ना, लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, दीज आर द 4 पिलर फॉर एनी रिलेशनशिप इन द फैमिली। नाउ व्हाई इट इज सो? देखो जहां पर रिलेशनशिप होगा यानी वहां पर बॉन्डिंग होगी, और बॉन्डिंग कब होती है? जहां पर लव होता है ना। देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, लव इज देयर बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, दैट्स व्हाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है केयर। बेटा जब भी कोई फैमिली मेंबर्स रिलेशनशिप में होते हैं, दे नीड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग द हाइज एंड लोज। आपके पेरेंट्स अभी आपकी केयर कर रहे हैं, जब उनको जरूरत पड़ेगी, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप उनकी केयर करोगे, है ना। सो केयर। द नेक्स्ट वन इज कोऑपरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन? बेटा कोऑपरेशन आता है कहां पर? जब हम सब लोग साथ में मिल के काम कर रहे हैं, यानी कोऑपरेट कर रहे हैं। फैमिली चलाना किसी एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जब हम फैमिली वर्ड बोलते हैं इसका मतलब एवरीवन इज इंक्लूडेड, ठीक है। सो देयर कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड एंड इंटरडिपेंडेंस। In family, all the members are dependent on each other in some or other way. So interdependence. So these are the 4 basic pillars for any relationship. समझ में आया? चलो, now moving ahead, we have to focus on this word. इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है और ये वर्ड बहुत बार आपको आंसर्स में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको समझते हैं डिटेल में। What is the meaning of cooperation? बेटा सिंपली बोला जाए तो cooperation मतलब होता है वर्किंग टुगेदर। फैमिली में सबको मिल के साथ में काम करना पड़ता है। वी हैव टू वर्क टुगेदर टू रन दी फैमिली स्मूथली। और वो वर्किंग टुगेदर कैसे होता है? बाय फुलफिलिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपका रोल है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको प्रॉपरली निभाओ, उसको फुलफिल करो, ठीक है। और इसी चीज को हिंदी लैंग्वेज में बोला जाता है धर्मा। क्या बोलते हैं? धर्मा। देखो, फॉलोइंग अवर धर्मा और डूइंग अवर ड्यूटी। धर्मा मतलब doing our duty, doing our role and responsibility, ठीक है। So following our dharma or doing our duty has been a important principle for Indian culture। Indian culture में पहले से इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि अपना अपना धर्म निभाओ। बोलते हैं, सुना होगा ये वर्ड, है ना, अपना अपना धर्म निभाओ। क्या मतलब है इसका? वो धर्म, हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे। धर्म निभाओ का मतलब है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी अपनी ड्यूटीज को पूरा करो। दैट इज द एम्फेसिस, ठीक है। और ये चीज बेटा बच्चों को बचपन से सिखाई जाती है फैमिली में। वाई? द फैमिली इज ऑल्सो अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट वैल्यूज, है ना। जो फॉर्मल एजुकेशन हमारे स्कूल में स्टार्ट होती है उससे पहले ही हमको घर में बहुत चीजें सिखाई जाती हैं। क्या क्या सिखाई जाता है? द 4 बेसिक प्रिंसिपल, दैट इज अहिंसा, सेवा, दान एंड त्याग। ये चीजें बचपन से ही हमें इनकलकेट की जाती हैं। अहिंसा, हर कोई फैमिली अपने बच्चों को सिखाती है, बेटा लड़ना नहीं है ना, किसी को मारना नहीं है, डोंट गेट इनटू द फाइट, समझाते हैं ना। सो अहिंसा। सेवा, हम फैमिली में बचपन से देखते हैं कि हम कैसे एक दूसरे को केयर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा का मतलब यहाँ पे केयर है, ठीक है। उसके बाद दान एंड त्याग। इन दोनों वर्ड्स को हम आगे जाके स्टोरीज के हेल्प से समझेंगे, ठीक है। नाउ गेटिंग बैक टू दिस वर्ड कोऑपरेशन, मैंने बताया था इसके बेस पे बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब इस कोऑपरेशन वर्ड को और समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है? कोऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड रिलेशनशिप इन द फैमिली, डू यू एग्री? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कोऑपरेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? वर्किंग टुगेदर। सो वर्किंग टुगेदर इज इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड रिलेशनशिप इन अ फैमिली, डू यू एग्री?
अब आप बोलोगे यस मैम वी एग्री, बट यू हैव टू एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, है ना बेटा। वर्किंग टुगेदर इन अ फैमिली यानी कोऑपरेशन इन द फैमिली से होता क्या है? व्हेन वी कोऑपरेट इन द फैमिली, एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग सपोर्ट टू ईच अदर, है ना। जब हम किसी की हेल्प करते हैं फैमिली में, जब हम अपना अपना काम करते हैं, तो हम किसी एक पे जो एक्स्ट्रा बर्डन आया है उसको कम कर रहे हैं। सो वी आर लेसनिंग द बर्डन ऑन वन पर्सन एंड वी आर गिविंग सपोर्ट। और जहां पर ये सपोर्ट आ जाएगा वहां पर फिर फैमिली के जो बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रेंथन होते हैं। Am I clear? Now you have to give the example also. तो एग्जाम्पल अपना दो, है ना, अपने एग्जाम्पल लिखना एज अ चिल्ड्रन। क्या कर सकते हैं बेटा, आपके पेरेंट्स, है ना, आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एक गुड एजुकेशन दे रहे हैं। यस, दे आर प्रोवाइडिंग यू सच गुड फूड, सच गुड लिविंग कंडीशन। नाउ एज अ चिल्ड्रन, एज अ किड, व्हाट यू कैन डू फॉर देम, यू स्टडी हार्ड। आपकी पढ़ाई के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छी एजुकेशन मिले, तो आप उनको पढ़ के दिखा दो ना। यस, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। इसके अलावा बेटा हम घर में छोटे छोटे काम करके भी उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप अपनी केयर कर लो, आप अपना रूम ठीक कर लो, आप अपनी चीज़ों को ठीक से रख दो। दैट इज ऑल्सो अ बिग हेल्प, बिग कोऑपरेशन टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। ठीक है, अब आंसर कैसे लिखेंगे देखो। येस आई एग्री, कोऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट इन फैमिली बिकॉज इट हेल्प फैमिली मेंबर्स टू शेयर वर्क एंड सपोर्ट ईच अदर। कोऑपरेट जब हम करते हैं तो वहां पर हम वर्क को शेयर करते हैं और उससे फिर हम एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। गॉट इट? अब एग्जाम्पल में क्या लिखना है, पेरेंट्स अर्न मनी एंड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन व्हाइल चिल्ड्रन हेल्प बाय स्टडीइंग वेल, कीपिंग देयर रूम क्लीन, असिस्टिंग इन स्मॉल हाउस होल्ड टास्क। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ दिस वे कोऑपरेशन कीप फैमिली मेंबर्स यूनाइटेड एंड मेक द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। बेटा अगर फैमिली में हर कोई अपना अपना काम करेगा तो वहां पर फिर कोई भी आपका कंफ्लिक्ट नहीं होंगे। अगर कंफ्लिक्ट नहीं होंगे तो लड़ाई नहीं होगी ऑब्वियसली। यस, सो देन यू विल बी यूनाइटेड, सिर्फ हैप्पीनेस होगी फैमिली में। Am I clear? चलो, there is one more question, let's talk about it. Explain the need for specific rules and roles, specific roles and responsibilities of the family. बेटा तब से हम पढ़ रहे हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए मेंबर की, मेंबर्स को उन्हें फुलफिल करना है। वाई, व्हाट इज द नीड, क्यों जरूरी है किसी फैमिली में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना मेंबर्स का? बिकॉज अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी तो उस केस में बेटा फैमिली में कोई एक ऐसा मेंबर होगा जिसपे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती हैं, है ना। एंड देन व्हाट विल हैपन, द पर्सन विल बी बर्डन्ड विद एक्स्ट्रा वर्क। और ऐसे में कभी भी फैमिली स्मूथली नहीं चल सकती, ठीक है। तो जब हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली डिवाइड करते हैं तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग द वर्क एंड वी आर रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन एनी वन पर्सन, ठीक है। और जब हर किसी का अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे तो वो सब मिलके वर्क टुगेदर यानी कोऑपरेशन से पूरी फैमिली चलाएंगे। क्लियर? सो कोऑपरेशन कम्स हियर विद इन द फैमिली व्हिच स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड ऑफ द फैमिली। क्लियर? नाउ आंसर कैसे लिखेंगे इसका, specific roles and responsibilities divides the work and reduces the burden on one person within the family. That's why it is required. It divides the work and reduces the burden on any one person. उससे क्या होगा, this encourages the cooperation and makes the family life smooth, है ना। अगर सब मिलके काम करेंगे तो फैमिली अच्छे से चलेगी। Clear? Again you have to give example for this. For instance, parents are responsible for raising their children to become happy individual and responsible member of the society. बेटा फैमिली में पेरेंट्स का रोल क्या है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उनको एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनाना सो दैट कि वो एक अच्छे सिटीजन बन सके सोसाइटी के, है ना। दिस इज द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट अबाउट द किड्स, किड्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। जब आप छोटे हो तो आप उनके छोटे छोटे चीज़ों में हेल्प कर सकते हो, है ना, जैसे हाउस होल्ड चोर्स में। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली देयर वन डे विल कम व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। सो बट ऑल्सो थ्रू डेली प्रैक्टिसेस चिल्ड्रन लर्न टू पार्टिसिपेट इन द हाउस होल्ड वर्क। एज दे ग्रो अप दे टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द होम टू हेल्प अदर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। Got it? So this is the role and responsibilities. Am I clear? समझ में आया? चलो, now moving ahead and now let's read out some beautiful stories which are given in NCERT. और बेटा ये stories आपको बताएंगी और कुछ family values, ठीक है। The first story is about the Shalini who lives with her family in a town in Kerala.
फैमिली में कौन कौन है? उसके फादर, मदर, उसका छोटा भाई। उसके फादर एक बिजनेस, स्मॉल बिजनेस रन करते हैं एंड मदर इज अ टीचर इन द स्कूल नियर बाय। ठीक है। शी इज ऑल्सो स्टेइंग विद हर ग्रैंड मदर, जिनको कि क्या बोला जाता है? अच्चमा। केरला में ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं? अच्चमा। और उसके अलावा उसके पास है चित्तपा, जो कि अंकल यानी कि आप उसके फादर के ब्रदर, एंड चिट्टी जो कि चाचा की वाइफ होंगी, है ना, तो चिट्टी। और उसके अलावा उनकी एक डॉटर भी है, मीन्स शालिनी की कजन, जिसको कि वो क्या बोलती है? चिन्नी। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रिलेशनशिप एंड यस, शालिनी इज हैविंग वन यंगर ब्रदर ऑल्सो। क्लियर? नाउ बेटा यहाँ पर उनकी फैमिली में एक सिचुएशन आती है एंड व्हाट इज द सिचुएशन? शालिनीज अंकल जस्ट लॉस्ट हिज जॉब एंड हर आंट इज अ होम मेकर। उसके चाचा जी की जॉब चली गई है और उसकी जो चाची है वो होम मेकर है। ठीक है। नाउ द होल फैमिली वाज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ओनम। ओनम इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल इन केरला, जिसको कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। और वहां पर जब ओनम आता है बेटा, तो फैमिली में नए कपड़े लेते हैं सबके लिए। ठीक है। अब नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्चमा टोल्ड शालिनीज फादर दैट हिज ब्रदर वाज हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी, यानी जो उसके चाचा थे वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। सो दे वर नॉट एबल टू बाय न्यू क्लॉथ्स फॉर द फेस्टिवल। व्हेन शालिनीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर ब्रदर फॉर शॉपिंग, they bought new clothes not only for themselves but also for चित्तपा, चित्ती and चिन्नी also, है ना। उन्होंने सबके लिए नए कपड़े लिए। As a result, Shalini did not get the silk dress she had expected. She had to settle for a simple cotton one. बेटा साउथ इंडिया में यूजुअली जब नए कपड़े खरीदते हो, सिल्क इज टू मच इन ट्रेडिशन, है ना, सिल्क खरीदा जाता है। लेकिन यहाँ पर शालिनी को सिल्क क्लॉथ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज सिल्क इज एक्सपेंसिव। तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया? सिल्क का कपड़ा ना खरीदते, उसको कॉटन का कपड़ा दे दिया और जो पैसे बचे उससे फिर उन्होंने बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी कपड़े लिए, है ना। अब आगे देखो, अच्चमा एक्सप्लेन्ड टू शालिनी दैट दिस इज हाउ फैमिली सपोर्ट्स ईच अदर एंड शेयर व्हाट दे हैव। Shalini did not mind her simpler dress and she was happy that everyone could get some new cloth. उसको ये दुख नहीं हुआ कि उसको सिल्क ड्रेस नहीं मिली। In fact, she was happy that everyone in the house is wearing some new clothes. Correct? So this story tells a beautiful value of sharing and caring within the family, है ना। So giving is the value that you can learn from here. इसके बेस पे there are some questions you have to explain. ड्रॉ अ सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। बेटा फैमिली ट्री बनाना है, आपको आता है फैमिली ट्री बनाना, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक शालिनीज पेरेंट्स ब्रॉट क्लॉथ्स फॉर एवरीवन? शालिनी के पेरेंट्स ने सबके लिए घर में कपड़े क्यों खरीदे बताओ बेटा। दिस शोज देयर वैल्यू ऑफ रिगार्ड टुवर्ड्स देयर फैमिली, है ना, शेयरिंग, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी। Shalini's parents felt they are responsible towards their family member. So responsibility, उन्होंने ये यहाँ पर क्या वैल्यू दिखा रहे हैं कि वो शेयर कर रहे हैं, जो भी उनके पास है they want to share with their family members. ठीक है। So that's why they bought the new clothes. आंसर कैसे लिखोगे? Shalini's parents bought clothes for everyone because they care about the whole family. This shows their values of kindness, sharing and responsibility towards each and every family member. They felt they are responsible towards each and every family members and that's why they bought clothes for everyone. Understood? Next question. What would you have done if you were in Shalini's place? बेटा अगर आप शालिनी की जगह होते तो आपको कैसा लगता? यहाँ पे शालिनी के साथ क्या हुआ? उसको सिल्क ड्रेस नहीं मिली, बेसिकली उसको कॉटन की ड्रेस मिली, है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा होता तो कैसा लगता आपको? तो ऑब्वियसली आप बताओगे कि हमें कोई इसमें बुरा नहीं फील होता, वी वुड हैव फेल्ट गुड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर कपड़े क्यों लिए गए हैं? फॉर द फेस्टिवल ओनम, है ना। और फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है बेटा? फर्स्ट फेस्टिवल इज फॉर हैप्पीनेस, टू सेलिब्रेट इन द फैमिली, नॉट फॉर एक्सपेंसिव क्लॉथ। क्लियर? तो आंसर कैसे लिखोगे? यहाँ पर आंसर लिखोगे, इफ आई वेर इन शालिनीज प्लेस आई वुड ऑल्सो फील हैप्पी दैट एवरीवन इन द फैमिली गॉट द न्यू क्लॉथ्स इवन इफ माइन वेर द सिंपल। Why? Because festivals are about the joy and togetherness, not about the expensive cloth. जो festivals होते हैं वो महंगे कपड़े पहनने से नहीं होता, वहाँ पर चाहिए आपको joy and togetherness in the family. Then only you can celebrate the festival. Understood? समझ में आ गया कैसे लिखना आंसर? चलो, now moving to the next story. Now we are going to the north east मेघालय. यहाँ पर ये स्टोरी है बेटा एक बॉय की जिसका नाम है तेंजिंग। ठीक है, अब देखते हैं इसके साथ क्या हुआ है। I love the mountain we live in, though life is sometime hard here. My father runs a small grocery shop. इसके फादर क्या है? ग्रोसरी शॉप में काम करते हैं।
My mother became busy. My mother became busy, important word, in a local handicraft cooperative, making our beautiful traditional fabric, wood carving and other items for sale to the tourist. ठीक है, तो स्टोरी में बताया जा रहा है कि उसकी जो मम्मी थी वो बाहर कामों में बिजी हो गई है ना। अब आगे क्या हुआ? माई फादर ज्वाइंड इन क्लीनिंग द हाउस, टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल वेजिटेबल गार्डन एंड अदर हाउस होल्ड चोर्स, है ना। तो इमीडिएटली क्या हुआ, उसके फादर ने टेक ओवर कर लिया जो उसकी मम्मा काम कर रही थी घर पे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज हिज वाइफ वॉज नॉट अवेलेबल एट होम, शी वॉज बिजी आउटसाइड, गॉट इट। नाउ ऑफन ही हेल्प्स माई ग्रैंड मदर प्रिपेयर फूड फॉर ऑल ऑफ अस। इससे क्या पता पड़ रहा है, ग्रैंड मदर जो थी वो घर में सबके लिए खाना बनाती थी। नाउ फादर ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग हर, ठीक है। Grandmother always has all sorts of interesting stories to tell me with humor and wisdom. No one seems to understand the people better than her, है ना। तो she used to tell everyone lots of stories with all her wisdom and values, ठीक है। Now coming to his grandfather. Grandfather helps me with my homework, takes me to the school bus stop. He also actively involved in the social work in the colony and is always offering help to the others. सो जो यहाँ पे ग्रैंड फादर थे बेटा, वो सिर्फ फैमिली को नहीं देख रहे थे, वो अपने आसपास के जो पड़ोसी थे, है ना, द नेबरहुड, उनका भी ख्याल रखते थे। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज अ पावर फेलियर इन आवर एरिया, ही गोज एंड रजिस्टर द कंप्लेन एट द नियर बाय ऑफिस, है ना। वो किसी और के लिए वेट नहीं करते थे, वो खुद ही जाके कंप्लेन लिख के आ जाते थे। और देखो, व्हेन आवर नेबर्स हाउस गॉट डैमेज्ड इन स्टॉर्म, ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द होल नेबरहुड टू हेल्प द रिपेयर्स। यानी उन्होंने इनिशिएटिव लिया सबसे थोड़े थोड़े रुपए इकट्ठा करके उनकी हेल्प करने के लिए जिनका घर डिस्ट्रॉय हो गया था, गॉट इट। सो हियर द इट शोज द वैल्यू ऑफ द ग्रैंडफादर, गॉट इट। ही इज नॉट कन्फाइंड टू हिज ओन फैमिली, ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर द एक्सटेंडेड फैमिली, मीन्स नेबरहुड, ठीक है। नाउ we are lucky that my parents can take care of our basic necessities and food and clothing. When any special expenses come up, I have often seen that they discuss among them together. कभी बड़ा एक्सपेंस घर में आता है तो फिर वो सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं उस बात को। Mother says that we should always try to save some money for any other unexpected needs that may arise in the future. ये आपने भी सुना होगा, घर में बोलते हैं ना, हमें थोड़े पैसे बचा के रखने चाहिए, कभी कोई इमरजेंसी आती है। Yes, that's what it is written here. Got it? बेटा, this is the story which tells lots of values about the families. अब इनको समझते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। There are some questions again you have to answer for. The first one, why does Tenzing's father consult his wife for special expenses? बेटा, तेंजिंग के फादर उसकी मदर को क्यों पूछते थे जब भी घर में कोई बड़ा एक्सपेंस होता था? एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द बिग एक्सपेंस, इट इज अबाउट द बिग डिसीजन बेसिकली, है ना। घर में कभी भी अगर कोई बड़ा डिसीजन होता है तो सबसे उनकी राय पूछी जाती है, सबसे उनका ओपिनियन लिया जाता है। वाई? इट शोज द म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हम ये बता रहे हैं कि हमारे लिए आपका ओपिनियन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हम आपसे पूछेंगे उसके बाद कोई डिसीजन पे जाएंगे, है ना। सो यूजुअली क्या होता है फैमिलीज में, सबसे ओपिनियन लेके बाद में एक कॉमन पॉइंट पे आते हैं सब मिलके, गॉट इट। द सेम थिंग इज शोन हियर। सो दिस शोज दैट तेंजिंग फादर इज शोइंग द म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इट इज अबाउट द कोऑपरेशन एंड ऑल्सो द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? सो आंसर कैसे लिखोगे इसका? Tenzing's father consult his wife for special expenses because family decisions are taken with cooperation and mutual respect. This is the main answer. It shows the cooperation and mutual respect. ठीक है? It also reflects the shared responsibility which keeps the family united. बेटा, ऐसे छोटे छोटे चीजें जो होते हैं फैमिली को यूनाइटेड रखती हैं, बांध के रखती हैं, है ना। सर देखो, सबसे ओपिनियन ले लिया तो आगे जाके कभी कंफ्लिक्ट होगा ही नहीं, गॉट इट। एंड इट ऑल्सो shows the respect towards each other. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन द हाउस होल्ड चोर्स? अब यहाँ पे हिज कौन है? हिज इज द फादर अगेन, है ना। तेंजिंग के फादर ने क्या किया था स्टोरी में, जैसे ही उसकी मदर बाहर बिजी हो गई काम में, ही टुक ओवर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स एट होम एंड उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो काम करना शुरू कर दिया, है ना। देन हाउ डू यू फील अबाउट इट? ऑब्वियसली वी फेल्ट वेरी गुड। वाई? बिकॉज बेटा, जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं वो किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। Anyone can pitch in whenever it is required. और स्पेशली हमारी सोसाइटी में ये जेंडर स्पेसिफिक कर दिया है ना। फीमेल्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल दीज हाउस होल्ड चोर्स, बट नो, दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल एंड तेंजिंग्स फादर्स प्रूव दैट। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका? I feel very positive about his participation in the household chores.
इट शोज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड विद इन द फैमिली, है ना, एंड इट शुड नॉट बी लिमिटेड बाय द जेंडर रोल्स। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, इट शोज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? आगे देखो, हिज हेल्प इन क्लीनिंग, गार्डनिंग एंड कुकिंग स्ट्रेंथेन्स कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट एंड यूनिटी अमंग द फैमिली मेंबर्स। ऐसी ही चीजों से फैमिली क्या रहती है, यूनाइटेड रहती है। क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, वट रोल डू ग्रैंड पेरेंट्स फुलफिल? अगेन बेटा स्टोरी में बहुत क्लियरली बताया था कि ग्रैंड मदर का क्या क्या रोल था और ग्रैंड फादर का क्या रोल था। ग्रैंड मदर क्या कर रही थी? शी वॉज कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, शी वॉज गिविंग गुड वैल्यूज एंड एजुकेशन टू तेंजिंग, है ना, शी वॉज टेलिंग लॉट्स ऑफ स्टोरीज विद ऑल हर ह्यूमर एंड विजडम, isn't it? और ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे? ग्रैंडफादर तेंजिंग को स्टडीज में हेल्प करते थे, उसको बस स्टॉप पे छोड़ते थे। इनफैक्ट वो सिर्फ फैमिली को नहीं, वो पूरी कम्युनिटी को हेल्प करते थे, है ना। सो ही वॉज वर्किंग एज अ कम्युनिटी हेल्पर ऑल्सो। देखो कैसे लिखेंगे आंसर, ग्रैंड पेरेंट्स लुक्ड आफ्टर द फैमिली विद लव, सपोर्टेड तेंजिंग इन स्टडीज एंड डेली नीड्स, एक्टिवली हेल्प इन कम्युनिटी ऑल्सो। सो दे फुलफिल्ड द रोल ऑफ केयर गिवर, गाइड एंड कम्युनिटी हेल्पर। कम्युनिटी हेल्पर क्यों समझ में आ गया? बिकॉज जो तेंजिंग के ग्रैंडफादर थे वो सिर्फ अपने आप को फैमिली तक लिमिट नहीं कर रहे थे, वो बाहर जाके नेबर्स में, कम्युनिटी में भी आराम से जाके हेल्प करते थे। क्लियर? चलो, नाउ विद दिस बेटा वी आर डन विद द फैमिली, वी हैव अंडरस्टूड ऑल द रिलेशंस एंड वैल्यूज ऑफ द फैमिलीज एंड नाउ वी विल गो फॉर द कम्युनिटी इटसेल्फ। ठीक है, व्हाट इज कम्युनिटी? बेटा इनिशियली मैंने आपको फैमिली की डेफिनेशन क्या बताई थी? फैमिली इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी, है ना। उसको ब्रिक से हमने कंपेयर किया था, जैसे जो एक पूरी वॉल होती है वो छोटे छोटे ब्रिक से मिला के बनती है, वैसे ही कम्युनिटी भी छोटे छोटे फैमिलीज जब साथ में रहती हैं तो उससे मिलती है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से, फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, है ना। फाउंडेशन ह्यूमन सोसाइटी की क्या है? फैमिली है। और कम्युनिटी क्या है? इट इज अ बिगर यूनिट। कई सारी फैमिली जब आपस में मिलती है तब आपको एक कम्युनिटी मिलती है, और कई सारी कम्युनिटी जब मिलती है तब आपको सोसाइटी मिलती है ना। तो सोसाइटी की एक बिगर यूनिट है कम्युनिटी। इट इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल। यहाँ पर कई सारे पीपल अलग अलग तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, फैमिली में कनेक्ट हो सकते हैं, स्कूल में कई सारी कम्युनिटी होती है ना, आर्ट कम्युनिटी, कई सारे क्लब्स होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट करते हैं। क्लियर? समझते हैं आगे। देखो, इन अ कम्युनिटी पीपल डू देयर बेस्ट टू सपोर्ट ईच अदर। बेटा कम्युनिटी में हमेशा जो पीपल होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको, जैसे कि हम फैमिली में करते हैं। ठीक है, सेम लाइक इन फैमिली, इन कम्युनिटी ऑल्सो पीपल वर्क विद कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फॉलो सम रूल। जैसा बिल्कुल फैमिली में होता है, जैसे हम अपनी फैमिली को ट्रीट करते हैं रेस्पेक्ट के साथ, वर्क टुगेदर वाले कंसेप्ट के साथ, सेम चीजें यहाँ पर कम्युनिटी में भी फॉलो की जाती हैं, तभी कम्युनिटी स्मूथली चल सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, कम्युनिटी मेंबर्स कम टुगेदर टू हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर फॉर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, ऑर्गेनाइजिंग वेडिंग, इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आपने कहीं भी देखा होगा, अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, किसी कम्युनिटी में रह रहे हो, और किसी के घर में भी अगर बड़ा फंक्शन है, लेट्स से वेडिंग है, तो बेटा वो जो वेडिंग होता है वो होता तो एक के घर में है, लेकिन वहां पर हर कोई जाके अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, पूछ के आता है कि हमारे लिए कोई काम है। हम वहां पे सिर्फ गेस्ट बन के नहीं जाते हैं, वहां पे फिर हम हेल्प ही करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई बहुत बड़ा कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई एक इवेंट आ रहा है, लेट्स से होली का प्रोग्राम है ना, आपको वहां पे डेकोरेशन करने, कुछ काम करना है, सो एवरी मेंबर फ्रॉम ईच एंड एवरी फैमिली, वन मेंबर एटलीस्ट विल गो एंड चेक आउट देयर कि क्या हो रहा है। कोई एक फैमिली जाके वो सारा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करती। ठीक है, सिमिलरली इट हैपेंस इन द विलेजेस ऑल्सो, जहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। बेटा विलेजेस में यूजुअली क्या सबसे मेन काम होता है? बीज बोने वाला सीजन और हार्वेस्टिंग, यानी फसल काटने वाला सीजन। ये वाले सीजन बहुत बिजी होते हैं, है ना। तो ऐसे में गांव में क्या देखा जाता है, जो फैमिलीज होती हैं वो डिसाइड करते हैं कि चलो आपका खेत पहले रेडी हो गया है, तो हम आपकी फसल सब मिलकर कटवा देते हैं, है ना। तो सब लोग जाएंगे, पहले उनकी हेल्प करेंगे, तो उनका काम हो गया ना, नेक्स्ट फिर दूसरे का नंबर आएगा। So what is happening here? They all are working together towards the same goal so that work can be faster. Understood? समझ में आया? This is community work. और आगे देखो, communities often follow some rules to work in harmony. बेटा जैसे फैमिली में कुछ सेट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे ही कम्युनिटी में भी कुछ रूल्स होते हैं, तभी कम्युनिटी ढंग से चल सकती है। उन रूल्स को आगे समझेंगे। ठीक है, अभी पहले हम चलते हैं कम्युनिटी वर्क इन रियल लाइफ।
बेटा रियल लाइफ में कई सारे ऐसे कम्युनिटी वर्क हो चुके हैं जो कि हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, ठीक है। एंड वन ऑफ दिस कम्युनिटी वर्क इज डन बाय दिस हालमा ट्रेडिशन, फॉलोइंग दिस हालमा ट्रेडिशन, ठीक है। अब क्या है समझते हैं, आगे देखो। ईयर आफ्टर ईयर द रीजन अराउंड द टाउन इन झाबुआ इन मध्य प्रदेश, झाबुआ एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर वाटर क्राइसिस हो गया। क्यों? क्योंकि वहां बारिश नहीं हो रही होगी, है ना। सो दे सफर्ड फ्रॉम एक्यूट वाटर क्राइसिस। समझ में आ गया इतना? तो दिस इज द कंडीशन। नाउ फॉलोइंग देयर हालमा ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट एनी इंडिविजुअल और फैमिली इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। हालमा ट्रेडिशन क्या है बेटा? हालमा ट्रेडिशन इज कमिंग आउट टू सपोर्ट एनी इंडिविजुअल और फैमिली एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। अगर किसी इंडिविजुअल पे या फैमिली पे कोई आपदा आ जाए, है ना, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो सब लोग कम्युनिटी के आके उनकी हेल्प करते हैं। ये है हालमा ट्रेडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्राइसिस किस पे आया है? यहाँ पे क्राइसिस किसी इंडिविजुअल पे नहीं आया, अभी क्राइसिस आया है मदर अर्थ पे, इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भील कम्युनिटी थी उन्होंने अपने हालमा ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए डिसाइड किया कि अब वो मदर अर्थ को सर्व करेंगे, ठीक है। सो दे डिसाइडेड टू प्लांट थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। यहाँ पे देखो पिक्चर में कितने सारे छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं, टू प्लांट द सैपलिंग। ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत सारे पेड़ लगा रहे, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। ये इन्होंने लगाए, किसने? भील कम्युनिटी ने, अकॉर्डिंग टू देयर हालमा ट्रेडिशन। क्लियर? और देखो द भील ऑल्सो डग मेनी ट्रेंचेस टू कंजर्व रेन वाटर एंड क्रिएटेड अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। पेड़ लगाने के अलावा बेटा उन्होंने कई सारी जगह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जिससे कि वाटर को सेव कर सकें, ठीक है। नाउ दे डिड नॉट गेट पेड फॉर दिस वर्क बट डिड इट एज देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड द एनवायरमेंट। बेटा इस काम के लिए इनको कोई पैसे नहीं मिले। यूजुअली इंडिविजुअल बाहर जाके काम कब करते हैं? जब उनको उसके लिए पे किया जाता है, दे गेट पेड फॉर इट। लेकिन यहाँ पर इनको कोई किसी ने पैसे नहीं दिए, बट इवन देन दे डिड सो मच ऑफ वर्क। वाई? because they felt that this is their responsibility towards the environment, towards the community, ठीक है। और जब ऐसी किसी के अंदर फीलिंग होती है तभी आते हैं इतने बड़े कम्युनिटी वर्क। गॉट इट? और देखो इन द हालमा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व मदर अर्थ। बेटा वैसे नॉर्मली इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सपोर्ट एनी इंडिविजुअल और फैमिली एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। लेकिन यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सर्व मदर अर्थ। Am I clear? और बेटा ये जो इन्होंने काम किया ना, इस पूरे मूवमेंट का एक नाम रखा था शिव गंगा मूवमेंट। और इस मूवमेंट के लिए श्री महेश शर्मा ऑफ शिव गंगा मूवमेंट वाज ऑनर्ड विद द पद्म श्री अवार्ड, एक वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया विच इज ऑनर्ड। और इनको ये मिला था फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क विद द भील कम्युनिटी। भील कम्युनिटी के साथ मिलकर जो इन्होंने इतना काम किया, इसके लिए इनको पद्म श्री अवार्ड मिला था। क्लियर? अब इस पूरे इंसिडेंट में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, हालमा ट्रेडिशन किसका है? भील कम्युनिटी का, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, है ना। ये देखो हालमा ट्रेडिशन, भील कम्युनिटी इन मध्य प्रदेश। नाउ व्हाट इज देयर ट्रेडिशन? व्हाट दे डू अंडर दिस ट्रेडिशन? ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट एनी इंडिविजुअल एंड फैमिली एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है। ये है इनका हालमा ट्रेडिशन। अब यहां पर क्या हुआ? हियर in 2019, Shri Mahesh Sharma was honored with Padma Shri Award for his transformational work with Bhil community for Shiv Ganga movement. ये पूरा जो काम किया ये कौन से मूवमेंट के अंडर में आता है? शिव गंगा मूवमेंट, ठीक है। और क्या ध्यान देना है? यहाँ पर हुआ क्या था? What was the condition due to which this शिव गंगा मूवमेंट was started? झाबुआ मध्य प्रदेश में वाटर क्राइसिस हो गया था, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था? सर्व मदर अर्थ फॉलोइंग दी हालमा ट्रेडिशन, ठीक है। हालमा ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इन्होंने सर्व मदर अर्थ वाला कैंपेन चलाया था, ठीक है। अब इसके अंडर में इन्होंने क्या किया? दे प्लांटेड थाउजेंड ऑफ ट्रीज एंड इन हंड्रेड ऑफ विलेजेस एंड डग्ड मेनी ट्रेंचेस टू कंजर्व रेन वाटर एंड क्रिएटेड अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? इतनी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। Am I clear? चलो मूविंग हेड। बेटा इसके अलावा और भी कई जगह कम्युनिटी वर्क होते हैं, हो चुके हैं। यहाँ देखो, ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड ऑफ 2015 रोड्स टर्न इनटू रिवर्स एंड पीपल कुड नॉट लॉन्गर मूव अराउंड। बिल्कुल मूवमेंट बंद हो गया था। ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड एंड सर्विसेज इंटरप्टेड। मेनी प्राइवेट ग्रुप्स, इन पर्टिकुलर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, cooked large quantity of food and distributed it to the people who needed it.
है ना। आपने देखा होगा बेटा, कहीं पे अगर बाढ़ आ जाए, कहीं पे अगर स्ट्रॉम आ जाए, तूफान आ जाए, कभी सुनामी आ जाए, है ना। इंडिया में पहले भी सुनामी आया था, आपने पढ़ा होगा ओशन एंड कॉन्टिनेंट में। तो वहां पर बेटा जब ऐसे कोई क्राइसिस आती है तो पूरे इंडिया में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इनफैक्ट पीपल, दे कलेक्ट द स्टफ एंड देन दे हेल्प देम, हेल्प द पीपल हु आर देयर इन द क्राइसिस, है ना। तो ये है कम्युनिटी वर्क। समझ में आ गया बेटा। इसके अलावा देयर इज वन मोर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी वर्क इन अर्बन एरिया, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस पर्सन हुज नेम इज कमल परमार। क्या नाम है? कमल परमार। और ये स्टोरी लगभग 20 साल पहले की है। मोर देन 20 years ago in an area of अहमदाबाद, गुजरात। जगह का नाम क्या है? गुजरात में है अहमदाबाद, ठीक है। कमल परमार, ओनर ऑफ स्मॉल ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप, नोटिस द ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट। ये जो कमल परमार थे वो ओनर है ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के, मतलब ऑटो रिपेयर वर्कशॉप के। उन्होंने स्ट्रीट में अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन होते हैं उनको नोटिस किया। Now, what is the meaning of underprivileged? But underprivileged children are those children who are not getting the basic necessities in the life. अच्छा खाना, रहना, good education, even these all basic necessities they are not getting because they are under the poverty, है ना। That's why, so he noticed such children. Got it? Now what he did? Beta, he started giving them tuition from 5:30 to 9:30 p.m. every day after his regular work, and also provided the kids with free dinner. बेटा अपना दिन भर काम करने के बाद वो डेली उनके लिए 4 hours निकालते थे और उनको पढ़ाते थे, उनको ट्यूशन देते थे और उसके बाद फिर उनको खाना भी खिलाते थे। Got it? और देखो, soon 150 children were attending these classes regularly and were deeply interested in the lesson. ये क्लासेस चलती हुई देख के आसपास के और भी जो बच्चे होंगे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, उन्होंने आके ज्वाइन किया और इस क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 150। ठीक है, आगे देखो। नाउ सीइंग दीज क्लासेस, कमल परमार क्लासेस, few teachers from local school noticed and joined the for teaching for a while. जो आसपास के स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स थे उन्होंने इस क्लास को होते हुए देखा होगा, सो दे ऑल्सो विलिंगली ज्वाइंड टू टीच देयर फॉर सम टाइम। गॉट इट? आगे देखते हैं। These children don't get proper benches to sit on, have no silent zone, classroom and vehicle passing by making such big noises, yet they pay all their attention to what the teachers tell them. बेटा ये जो बच्चे थे ना, इनके पास अच्छे वाले स्कूल में जो फैसिलिटीज होती है वो कुछ नहीं थी। न तो उनके पास बेंचेस थी, न तो उनके पास वो नो साइलेंट जोन था। यूजुअली स्कूलों में नो साइलेंट जोन होता है स्कूलों के आसपास, वहाँ पे जितने भी व्हीकल्स पास होते हैं वो हॉर्न नहीं बजा सकते, है ना, उसको नो साइलेंट जोन बोलते हैं। तो इनके पास ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जितने भी व्हीकल पास होते थे वो बहुत सारा नॉइज प्रोड्यूस करते थे। But even then, these kids were not getting distracted. They were paying full attention to whatever being taught to them. Got it? This touched my heart. The love and affection I got from them was unbelievable. This is the remark of a teacher. ठीक है, इसके अलावा बेटा इन टीचर्स के अलावा there were some older children who were attending the regular school. जो नॉर्मल स्कूल थे उनमें पढ़ने वाले कुछ बड़े बच्चों ने भी यहाँ पर वॉलेंटियर किया पढ़ाने के लिए। ठीक है, so as volunteer to teach the Kamal's classes, one of them remarked, "We went there to teach. Instead, we learned a lot from them." उन्हीं बच्चों में से एक ने क्या रिमार्क दिया कि हम वहां गए थे पढ़ाने के लिए, लेकिन हम वहां से बहुत कुछ खुद सीख के आ गए। अंडरस्टूड? सो दिस इज द ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ कम्युनिटी वर्क। और बेटा इस स्टोरी के बेसिस पे देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू आंसर देम। देखो, डिस्कस द स्टोरी इन योर क्लास। What kind of attitude towards the community does it reveal? बेटा ये स्टोरी से आपको कैसा एटीट्यूड, कौन सा एटीट्यूड पता पड़ रहा है किसी भी पर्सन का कम्युनिटी की तरफ? इट शोज द कंपैशनेट एटीट्यूड। बेटा किसी को देख के, कमल परमार को उन बच्चों को देख के दया आई होगी ना, he was feeling compassionate toward them and that's why he started these classes, है ना। So this shows, it reveals the compassionate and responsible attitude towards the community, है ना। जो कमल परमार थे, he was compassionate and also he felt that he should be responsible towards those kids and that's why he started this community work. Understood? आगे देखो, what values get reflected in कमल परमार्स initiative? ये कमल परमार ने जो इनिशिएटिव लिया उससे उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती हैं? बेटा सबसे पहले तो पता पड़ रहा है कंपैशनेट, है ना। सो ही वाज कंपैशनेट। उसके अलावा उसको पता था कि एजुकेशन से बहुत कुछ हो सकता है। सो देयर वाज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, इजंट इट? उसने वहां जाकर सिर्फ पैसे नहीं दिए, उसने अपना टाइम और अपना नॉलेज वहां पे दिया। गॉट इट? सो वैल्यू ऑफ एजुकेशन इट शोज। गॉट इट? और देखो, द वैल्यूज दैट कमल परमार्स इनिशिएटिव, परमार्स
initiative, reflect are compassion and empathy. The second one is selflessness, है ना, इस काम के लिए उसको किसी ने पे नहीं किया, इनफैक्ट उसने खुद जाके वहां कुछ अपने पैसे खर्च करे होंगे. सो सेल्फलेसनेस, वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही थॉट ही शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, एटलीस्ट जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनको कुछ जाके वो हेल्प करे. ठीक है, अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. थिंक अबाउट दोज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. डू यू थिंक सोसाइटी हैज बीन अनफेयर टू देम? बेटे जो अनप्रिविलेज चिल्ड्रन थे, आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी उनके लिए अनफेयर है? यस ऑफ कोर्स बेटा. गुड एजुकेशन, गुड फूड एंड प्लेस टू लिव, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज दैट एवरीवन शुड गेट, लेकिन उन बच्चों को नहीं मिल रहा था. सो इसका मतलब है सोसाइटी वाज अनफेयर. ठीक है, आंसर कैसे लिखोगे? यस, सोसाइटी हैज बीन अनफेयर टू दोज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन एज they are deprived of basic facilities and equal opportunities for education. जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसको वो उनको नहीं मिल रही थी, उसके अलावा उनको एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा था, इसीलिए यस सोसाइटी वाज अनफेयर टू देम. गॉट इट. नेक्स्ट, what should society do to make sure that all children get access to education? अब बेटा यहाँ तो unfair हमने बता दिया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं as a society? What we can do to provide some good quality education to these underprivileged children? बेटा we can open more and more school. We can at least provide free of education, free of cost education और low cost education, है ना. फ्री बहुत मुश्किल है, लेकिन यस लो कॉस्ट एजुकेशन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं. ठीक है, सब बच्चों को. देखो, सोसाइटी शुड मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन शुड गेट इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन बाय सेटिंग अप मोर स्कूल, प्रोवाइडिंग फ्री और लो कॉस्ट एजुकेशन. बेटा इसके अलावा हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं बच्चों को. एक्चुअली जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं, ऑफरिंग स्कॉलरशिप, सपोर्टिंग पुअर फैमिलीज. इसके अलावा कमिंग आउट एज कमल परमार. बेटा अगर ऐसे और कई सारे कमल परमार मिल जाएं तो कितनी सारी एजुकेशन हम उन अंडर प्रिविलेज बच्चों को आराम से दे सकते हैं. गॉट इट. देखो, फॉर दिस गवर्नमेंट, कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल्स शुड वर्क टुगेदर. और इस काम के लिए हम किसी एक पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते. हम ये नहीं बोल सकते गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, है ना. गवर्नमेंट करेगी, लेकिन गवर्नमेंट के साथ बेटा कम्युनिटी एंड एज एन इंडिविजुअल वी ऑल्सो हैव टू कम फॉरवर्ड एंड वर्क इन दिस गोल, टुवर्ड्स दिस गोल. Am I clear? समझ में आया? चलो मूविंग अहेड. एंड नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज. बेटा अभी तक हमने जितने भी कम्युनिटीज के एग्जाम्पल देखे, वहां पर हमने क्या देखा? मदर अर्थ और सम अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, दे वर रिक्वायरिंग द हेल्प, है ना. और फिर कुछ लोगों ने जाके उनकी हेल्प करी, सो हमने बोला कि उन्होंने कम्युनिटी वर्क किया. लेकिन कम्युनिटी वर्क सिर्फ यही नहीं होता. एक्चुअल में कम्युनिटीज की डेफिनेशन अपने आप में बहुत वेरी करती है ना. और डिपेंडिंग ऑन दैट फिर कम्युनिटी वर्क अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. देखो कैसे. Community is a flexible concept. We can see different types of community like, बेटा हम बहुत अलग अलग टाइप की कम्युनिटी अपने आसपास देख सकते हैं. The first one that commonly we can see is resident welfare association. अगर आप अर्बन सिटीज़ में रहते हो, हाई राइज बिल्डिंग में, जहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग अपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, हर अपना जो सेटअप होता है, जितने अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर अपना अपना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होता है ना. ये अपने आप में क्या है, एक कम्युनिटी है. जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वही आपस में, उनमें से कुछ मेंबर सेलेक्ट होते हैं, उन्हीं में से एक हेड बनता है, और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन. गेट में एंट्री किसकी होगी, गार्बेज कलेक्शन कैसे होगा, पार्किंग कैसे होगी, है ना. छोटी छोटी चीज़ें, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? यही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाता है. गॉट इट. सो दिस इज इटसेल्फ अ कम्युनिटी, है ना. और वहाँ पर वो जो लोग हैं, जो मेंबर हैं, वो उनको कोई पे नहीं कर रहा है, वो अपने आप से एज अ वॉलंटियर आके ग्रुप बना रहे हैं वहाँ पर, और फिर सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं बाकी सारे लोगों के लिए, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए. Got it? देखो, these are the communities in many urban areas that make their own rules and regulation. Urban areas में ऐसी कई सारी कम्युनिटी आपको मिल जाएंगी और वो खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं. और देखो, these could be rules about waste management, cleanliness of common area, taking care of pets and so on. ऐसे कई सारे वो रूल बना सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए. People living in community participate in making such rules and regulation. ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बेटा, कोई थर्ड पार्टी आके नहीं बनाती, है ना. यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल भी नहीं बनाता, सब लोग मिल के अपना अपना ओपिनियन देते हैं, उसके बाद ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं.
गॉट इट? सो दिस इज वन टाइप ऑफ कम्युनिटी। इसके अलावा बेटा एक और कम्युनिटी थी, इसको जाति के बेस पे बोलते हैं, है ना। अभी हमने देखा था जहाँ पे हालमा ट्रेडिशन देखा था, वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी थी? भील कम्युनिटी, है ना। तो भील क्या है? एक जाति है, तो भील कम्युनिटी। ऐसी जाट कम्युनिटी, पहाड़ी कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, है ना, अलग अलग लोग। गॉट इट? देखो अ जाति और सब डिविजन ऑफ इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिटी। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए, ठीक है। नाउ व्हाट अदर? अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक टाइप के लोग अगर एक जगह पे रह रहे हैं तो उनकी भी अपनी एक कम्युनिटी बन जाती है। जैसे कि मुंबई पारसी कम्युनिटी, मुंबई में जो पारसी लोग रहते हैं उनकी कम्युनिटी, सो मुंबई पारसी कम्युनिटी। चेन्नई सिख कम्युनिटी, चेन्नई में जाके जो सिख लोग रह रहे हैं तो उनके आपस में मिलकर कम्युनिटी बन गई, है ना। तो चेन्नई सिख कम्युनिटी। ये देखो अमेरिकाज इंडियन कम्युनिटी, क्या मतलब इसका? अमेरिका में जो आके इंडियन रह रहे हैं तो उनकी अपनी कम्युनिटी, सो इन अमेरिकाज इंडियन कम्युनिटी। अब इसके अलावा बेटा ग्रुप ऑफ पीपल के अलावा कॉमन वर्क और इंटरेस्ट से भी कम्युनिटी बन जाती है ना। अगर कॉमन वर्क कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे कि सारे के सारे साइंटिस्ट, यहाँ पे देखो स्मॉलर ग्रुप ऑफ केरला साइंटिफिक कम्युनिटी, केरलाज साइंटिफिक कम्युनिटी, यानी वहां पे जितने भी साइंटिस्ट लोग होंगे उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना दी, तो केरला साइंटिस्ट कम्युनिटी, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट का क्या मतलब है? बेटा स्कूल में लेट्स से कुछ बच्चे हैं जिनको आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उनकी अपनी आर्ट की एक कम्युनिटी बन जाएगी। स्पोर्ट्स वालों की अपनी एक कम्युनिटी बन जाएगी, है ना। तो इंटरेस्ट के बेसिस पे भी कम्युनिटी बन जाती है। क्लियर? यहाँ देखो आवर स्कूल्स आर्ट कम्युनिटी, द विलेजर्स फार्मिंग कम्युनिटी एंड सो ऑन, दिस लिस्ट इज एंडलेस। इस तरीके से हम बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी बना सकते हैं। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। बेटा इन योर स्कूल यू मे बी द पार्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। देखो योर क्लास, आपकी क्लास तो है ही, उसके अलावा यू मस्ट बी इन द स्पोर्ट्स कम्युनिटी, द नेशनल सर्विस स्कीम, व्हाट इज दिस? एनएसएस, है ना। एनएसएस में कुछ लोग बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। द नेशनल कैडेट क्रॉप, एनसीसी, है ना। द साइंस और ड्रामा क्लब। तो हम स्कूल में जाके जो बच्चे होते हैं वो भी अलग अलग क्लब्स को, कम्युनिटीज को जाके ज्वाइन करते हैं और फिर वहां पर अपने कुछ सेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, फिर उसके लिए वो काम करते हैं एज अ वॉलंटियर, है ना। एज अ वॉलंटियर वहां पे काम किया जाता है। देखो लेट्स एक्सप्लोर फॉर यू बेस्ड ऑन दिस, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिटीज आर यू पार्ट ऑफ? आप लोग बेटा कौन सी कम्युनिटी के पार्ट हो स्कूल में? अब इसका आंसर आपको खुद लिखना पड़ेगा, है ना। इज देयर अ क्लब दैट यू आर पार्ट ऑफ इन द स्कूल? हाउ डज इट फंक्शन? बेटा कोई भी क्लब के अगर आप पार्ट हो, पहले तो उसका नाम लिखो और फिर आपको बताना है कि कैसे फंक्शन करता है। यूजुअली क्लब के अपने कुछ एक सेट रूल्स होते हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स जो हर कोई क्लब फॉलो करता है। द फर्स्ट थिंग इज बेटा हर क्लब का कोई एक मेंटर टीचर होगा, एक गाइड करने वाला टीचर होगा, है ना। तो वहां पे हर क्लब में देयर इज वन टीचर, यू विल आस्क फॉर द परमिशन फ्रॉम दैट टीचर, यस। उसके अलावा क्या होगा, आपके क्लब में कुछ मेंबर्स होंगे जो कि मीटिंग करवाते होंगे। ऑफन दे यूज टू मीट फिर फॉर सम वर्क, फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई इवेंट आ रहा है, तो उसकी प्लानिंग करने के लिए कुछ मीटिंग्स होती है ना। और हर क्लब के अपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि हर बच्चे को फॉलो करने होते हैं। गॉट इट? उसके अलावा और क्या होता है बेटा, वेन एवर सम इवेंट इज कमिंग यू वॉन्ट द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। आप चाहते हो कि उस टाइम पे क्लब का हर मेंबर पार्टिसिपेट करे, है ना। सो आप जब भी ऐसे कोई इवेंट आते हैं तो चाहते हो कि हर कोई उस कम्युनिटी में आके हेल्प करे। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, येस आई एम द पार्ट ऑफ डैश क्लब, कुछ भी लिख लो, ड्रामा क्लब, साइंस क्लब, वट एवर यू फील लाइक, ठीक है। इट रन्स अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, टीचर का नाम लिख सकते हो आप, ठीक है, जो भी टीचर है। इट हैज सम फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि हर क्लब के होते हैं। वी मीट रेगुलरली फॉर प्लानिंग द एक्टिविटीज, जो भी इवेंट आने वाला है, एक्टिविटीज होने वाली हैं, उसके लिए आप लोग मीटिंग रखते हो। येस क्लब फंक्शंस बाय असाइनिंग रोल्स एंड ड्यूटीज, जब मीटिंग हो जाती है तो आप लोग फिर असाइन करते हो, ओके आई एम डूइंग दिस, यू डू दिस, तो आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करते हो, ठीक है। वी आस्क फॉर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल, और जब भी ऐसे कोई इवेंट या एक्टिविटीज होती हैं तो आप चाहते हो कि हर मेंबर आके कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करे। गॉट इट? सो दिस वे कम्युनिटी वर्क्स। Got it? And now you can, I hope, resemble that community and family work in the same way. बेटा फैमिली एक छोटा फॉर्म है, कम्युनिटी एक बड़ा फॉर्म है, लेकिन वर्किंग और रूल्स एंड रेगुलेशन, द वे ऑफ प्रोसीजर इज सेम फॉर बोथ। Am I clear? चलो, with this we are done with this chapter. I hope you were able to comprehend each and everything and you learned some values that you can inculcate on yourself and you can show it to your parents also.
ठीक है? Soon we'll meet for the next chapter. Till then, take care and bye bye.